नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने महाराणा प्रताप का जो सामान्य परिचय था, जीवन परिचय था और राजमहलों की क्रांति के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप की प्रारंभिक समस्याएं और साथ ही साथ जो अकबर के द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल था उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से जो महाराणा प्रताप के पास जो शिष्टमंडल आया था उनमें मान सिंह, टोडरमल, भगवंत दास, जलाल खा कोरची ये सब आए थे। तो इनके मध्य क्या गतिरोध हुआ, क्या बातचीत हुई, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करें कि महाराणा प्रताप के सामने प्रारंभिक समस्याएं कौन कौन सी थी। जब महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना तो महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अकबर। क्या समस्या थी? अकबर सबसे बड़ी समस्या थी। अकबर से जो दुश्मनी थी वो इसे विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिता उदय सिंह के समय भी अकबर के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था और 25 फरवरी 1568 ईस्वी को उदयपुर पर अकबर का अधिकार हो गया था। इसके बाद अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। ठीक है, अब होता क्या है, अकबर 1568 के बाद अकबर ने उदयपुर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब ये कौन कहता है? तो ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 4 वर्ष तक 1568 से लेकर 1572 ईस्वी तक अकबर के द्वारा मेवाड़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। अब क्यों नहीं दिया गया था? अब क्या होता है कि जो 1569 ईस्वी में अकबर के द्वारा 1569 ईस्वी में अकबर के द्वारा रणथंभौर अभियान किया जाता है और इस समय अकबर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर, वहां पर जियारत के लिए आता है। किसके लिए आता है? जियारत के लिए आता है। और 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर अभियान का आयोजन किया जाता है। नागौर अभियान का आयोजन किया जाता है। अब इस अभियान जो नागौर अभियान था, नागौर दरबार था, इस नागौर दरबार में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के अलावा राजपुताने के सभी राजाओं ने भाग लिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि इसमें अकबर का ध्यान मारवाड़ के राव चंद्रसेन की तरफ चला गया, तो इस समय अकबर का मेवाड़ की तरफ कम ध्यान रहा। अब समस्या महाराणा प्रताप के सामने ये थी, 2 समस्या थी। पहली ये समस्या थी या तो स्वाभिमानी की तरह जीवन जीना या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार करना और उसके अधीन राज्य सौंप देना। तो महाराणा प्रताप सोचते हैं, अगर मैंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो मेरी जो स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, वो समाप्त हो जाएगी। जो मेवाड़ राज्य है वो एक परगना बन के रह जाएगा और मुझे अकबर के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी और साथ ही साथ अपना जो प्रतिनिधि है वो उसके दरबार में भेजना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप ने क्या सोचा कि इनसे अच्छा ये है कि हम स्वाधीनता की जिंदगी जी। तो महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब होता क्या है, अकबर ने भी जब नागौर दरबार लगाया तो इस नागौर दरबार में मारवाड़ का राव चंद्रसेन और मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने के अलावा सभी रियासतों के जो राजपुतानी की रियासतें थी उनके राजाओं ने भाग लिया। तो महाराणा प्रताप का ध्यान मेवाड़ और मारवाड़ की तरफ चला गया। अकबर ने सबसे पहले मारवाड़ के राव चंद्रसेन की तरफ अपना अभियान किया। अब होता क्या है, अकबर महाराणा प्रताप से पहले दूत मंडलों के माध्यम से बात करता है। तो सबसे पहले जो दूत मंडल आया था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अकबर के द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल, अकबर के द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल। अब इस शिष्टमंडल में कौन कौन थे तो इनके बारे में नाम करेंगे कि कौन कौन इस शिष्टमंडल में शामिल थे। तो इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, जम्मा भट्टो।
जमा भट्टो। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका जय का बनेगा जलाल खा कोरची, मासे बनेगा मान सिंह, भैसे बनेगा भगवंत दास, टोसे टोडरमल। पहला जो जलाल खा था ये पहुंचा था नवंबर 1572 में और अंतिम पहुंचा था दिसंबर 1573 में। मान सिंह आया था जून 1572, भगवंत दास आया था सितंबर 1572 ईस्वी को। अब होता क्या, ये 4 शिष्टमंडल थे जिनमें सबसे पहला जलाल खा कोरची जो वाकपटुता वाचाल प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसको सबसे पहले दूत के रूप में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास अधीनता, जो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, जो नवंबर 1572 में आया। और ये भी महाराणा प्रताप को अपनी बातों में नहीं उलझा सका और ये भी खाली हाथ लौट गया, क्योंकि ये महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया। दूसरा दूत भेजा था जो शिष्टमंडल में था, दूसरा व्यक्ति वो थे जयपुर के मानसिंह प्रथम, जो आए थे जून 1572 को। अब इनकी कहानी कुछ ट्विस्ट है कि जब दूसरी बार जून 1572 ईस्वी में आमेर के शासक आमेर के जो राजकुमार थे वो कौन आए थे, मानसिंह 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा भेजा गए दूसरे शिष्टमंडल में शामिल थे। और ये महाराणा प्रताप के पास आते और महाराणा प्रताप इनसे मिलते नहीं है। इसके अलावा इनसे मिलने के लिए अपने पुत्र अमर सिंह को भेजते हैं। तब अमर सिंह जब इनके पास आता है तो मान सिंह उससे पूछता है कि महाराणा नहीं आए क्या। तो अमर सिंह ने जवाब दिया कि महाराणा की तबीयत सही नहीं है। अब कहते क्या है कि मैं इस समय मान सिंह को उस अमर सिंह के द्वारा ये कहा गया, महाराणा प्रताप के द्वारा ये कहा गया कि मैं सिसोदिया वंशीय प्रताप कछवा वंशीय राजपूतों से कोई संबंध नहीं रखता और नहीं रखना चाहता। राजपूत लोग अपनी बेटी और रोटी के टुकड़े नहीं करते, इसलिए मान सिंह आप ससमान वापस लौट जाएं। और लौटा दिया, ठीक है, लौटा दिया कि मैं सिसोदिया वंशीय महाराणा प्रताप कछवा वंशीय राजपूतों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। राजपूत अपनी रोटी और अपनी बेटी के टुकड़े नहीं करते, इसलिए मान सिंह ससमान वापस लौट जाए। और ये बात सुनकर महाराणा प्रताप की ये बात सुनकर मान सिंह चुपचाप वापस लौट गया। अब कई कहानियां प्रचलित होती है कि महाराणा प्रताप के पास से मान सिंह जाता है तो और ये कह के जाता है कि मैं महाराणा प्रताप की बीमारी का इलाज करने वापस आऊंगा। इस तरह का कोटेशन कह के गया था मान सिंह। अब एक सामान इसका महाराणा प्रताप का एक संबंध था, उसने कह दिया, जब मान सिंह के द्वारा ये कहा गया कि मैं महाराणा प्रताप की बीमारी का इलाज करने वापस आऊंगा, तब उसके एक सामंत ने कहा, आना आना आओ, अगर दोबारा आओ तो अपने फूफा यानी अकबर को साथ लेकर जरूर आना, ठीक है। तो ये एक सामंत ने कहा था और इसमें चिढ़ गया था, मान सिंह चिढ़ गया था। तीसरे शिष्टमंडल के रूप में भगवंत दास को सितंबर 1572 ईस्वी में भेजा गया था, जो मान सिंह के पिता थे। उसके बाद लास्ट में जो अंतिम शिष्टमंडल था उस रूप में टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में अकबर के द्वारा भेजा गया था। और ये जो शिष्टमंडल था ये अपना काम करने में क्या रहा था, असफल हुआ था। तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल में कौन शामिल था या नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। पहला कौन था, दूसरा कौन था, वास्तव में राजदूत कौन था, तो राजदूत भगवंत दास था। और अंतिम कौन था, तो टोडरमल अंतिम शिष्टमंडल के सदस्य थे। अब क्या होता है, मान जो अकबर था उसके द्वारा जो प्रयास किए गए वो असफल रहे, अपने मकसद में अकबर कामयाब नहीं हो सका। अब होता क्या है, अकबर कामयाब नहीं हुआ तो क्या करता है, अब वो लड़ाई का रास्ता अपनाता है। अब होता क्या है, अब मुख्य जो सेनापति है, जब मान सिंह मेवाड़ से वापस जाता है तो वो कहता है कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता हूं, मैं मेवाड़ के महाराणा को धूल चटाना चाहता हूं। इस तरह की बात कौन कहता है, मान सिंह प्रथम कहता है। अब कहते हैं कि मान सिंह प्रथम को अकबर के द्वारा सेना का मुख्य सेनापति बना दिया जाता है। तो अकबर के द्वारा मुख्य सेनापति किसे बनाया गया, तो मुख्य सेनापति बनाया गया मान सिंह को। और इनका जो सहयोगी सेनापति था, सहयोगी सेनापति बनाया गया आसफ खां को। किसको बनाया गया, आसफ खां को सहयोगी सेनापति। और साथ में थे जो इतिहासकार थे बुदायनी। तो ये इनके साथ में सेना का नेतृत्व करते थे। अब होता क्या है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, इस हल्दी घाटी की युद्ध की व्यूह रचना थी वो अकबर का किला जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं, इस मैगजीन दुर्ग में की गई थी। जो यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति थी वो मुगल सैनिकों के द्वारा अकबर के किले में बनाई गई थी। अब होता क्या है, प्रताप के द्वारा सेनाएं तैयार की गई और इसमें हुआ क्या, जो महाराणा था, इस महाराणा के द्वारा भी हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी सेनाएं तैयार की गई। तो अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी का जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था उसके बारे में चर्चा करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में ये हल्दी घाटी का मैदान स्थित है। और इसमें हुआ क्या था कि दो सेनाएं थी, एक तरफ थी अकबर की सेना, यानी एक तरफ थी मुगल सेना और दूसरी तरफ थी राजपूत सेना। मुगल सेना का जो मुख्य सेनापति था वो था मान सिंह। इनके सहायक सेनापति के रूप में थे आसफ खां। कौन था, आसफ खां। इतिहासकार कौन था, बुदायनी। ये इनके साथ में थे। इसके अलावा जो मेहतर खां था, कौन था, मेहतर खां इनके साथ में थे। बुदायनी ने एक पुस्तक लिखी थी मुंतखब उल तवारिक। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये पुस्तक बुदायनी के द्वारा लिखी गई थी। अब जो राजपूत सैनिक थे इनमें कौन कौन थे, जो हरावल सेना थी, हरावल सेना का जो सेनापति था वो था हाकिम खां सूर। कौन था, हाकिम खां सूर। इसके अलावा झाला बिद्दा, झाला बिद्दा, रामसा तंवर, पालिका अखेराज दूधा, अखेराज सोनगरा। इसके अलावा भील जो शासक था, राणा पुंजा जो भील सेनापति था, भामासा का भाई ताराचंद और हाकिम खां सूरी। और चंदावल जो दस्ता था, इस चंदावल दस्ते में राणा पुंजा जो चंदावल दस्ता था, ये क्वेश्चन अभी
जो रिट 2018 हुई थी 21 में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चंदावल दस्ते में राणा पूंजा, गोपीनाथ पुरोहित, इसके अलावा जगन्नाथ रामचंद्र मेहता, ये चंदावल दस्ते में थे। अब युद्ध का प्रहार इतना भयंकर था कि जो मुगल सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। अब जो मेहतर खां था, इस मेहतर खां ने जो मुगल सेना में भगदड़ मच गई, इतना भयंकर आक्रमण किया था अकबर की सेना पर प्रताप के द्वारा। इस मेहतर खान ने अकबर की आने की अफवाह फैला दी कि अकबर एक शाही सेना लेकर आ रहा है। तो मुगल सेना में दोबारा से जोश आया और कहते हैं अंत में ये युद्ध निर्णायक रूप से साबित हुआ। अब युद्ध के दौरान क्या हुआ, हाथी के ऊपर बैठा हुआ था मान सिंह और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को क्या करते हैं, हाथी की सूंड पहनाते हैं और सूंड में खंजर चुबो देते हैं। मान सिंह भी अपने हाथी की सूंड में खंजर डाले हुए थे और कहते हैं कि जब घोड़े ने छलांग मारी तो उस समय हाथी की सूंड से उसका जो पैर था वो कट गया था और चेतक घायल हो गया था। महाराणा प्रताप ने जब भाला फेंका, जो हाथी का ताबूत होता है, उस ताबूत में मान सिंह छिप गया था और बच गया था। इस समय जो महाराणा प्रताप थे इस युद्ध के दौरान घायल हो गए थे। तो इनकी जगह झाला बीदा के द्वारा महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह था उसको धारण किया गया था और युद्ध क्षेत्र से महाराणा प्रताप को सकुशल बाहर निकाला गया था। और आगे जो नाला था, इस नाले को चित्तौड़ के द्वारा पार किया गया था और उनके पीछे महाराणा प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, वो शक्ति सिंह भी आया था और शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का बलीचा में मिलन हुआ था और बलीचा में ही चेतक की जो समाधि है, चबूतरा है, वो बना हुआ है। अब इस युद्ध में और क्या हुआ था, इस युद्ध को क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं। इसे लोह सिंह गांव का युद्ध कहते हैं। इसे अबुल फजल के द्वारा खमनौर का युद्ध कहा गया। बुदायनी के द्वारा इसे जिहाद का युद्ध कहा। खमनौर का युद्ध किसने कहा, तो अबुल फजल ने कहा। जिहाद का युद्ध किसने कहा, तो ये बुदायनी के द्वारा कहा गया था। मेवाड़ की थर्मोपली नाम कर्नल टोड ने इसे दिया था। इसके अलावा जो दोस्त सिंह गांव का युद्ध श्रीवास्तव के द्वारा इसे कहा गया था। अब इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इस युद्ध के जो परिणाम थे, तो बुदायनी ये कहता है कि इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, जबकि अन्य जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि इसमें ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, क्योंकि इस युद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, तो इस उद्देश्य में अकबर सफल नहीं हुआ था, तो इसलिए ये अकबर की ही हार थी। ठीक है दोस्तों, तो अब होता क्या है कि जो इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं, इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब 1876 के में अकबर ने उदयपुर के ऊपर अधिकार कर लिया और इसका नाम मोहम्मदाबाद भी रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगले वीडियो में हम कुंभलगढ़ का युद्ध
जिसमें शाहबाज खां को अकबर भेजता है। उसके बाद जगन्नाथ कछावा अब्दुल रहीम खान खाना को भी अकबर अभियान पर भेजता है। तो इस एपिसोड के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जीके फास्ट पॉइंट।